तो हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में थे और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ पे होगी, कैसी होगी और उसकी स्पीड कैसी होगी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कन्वेक्स मिरर का लेते हैं जिसमें एक ही केस होता था सबसे पहले। देखो ये कन्वेक्स मिरर है, ये इसका फोकस है। अगर मान लो मैं ये ऑब्जेक्ट रखूं तो यहां से रे सीधे गई और ऐसे आएगी, एक रे तो ये मिल गई, क्यों, एक ही हो गई। हाँ तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अक्टूबर में खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। अब खुश हर्ष, 12th का सिलेबस अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। अब तो ग्लैड है बता जो है। और ये दूसरी रे हो गई, ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये मिरर के सामने तो मिलेंगे नहीं कहीं, तो इनको जब मिरर के पीछे एक्सटेंड करोगे, क्यों, हाँ बेटा ओके, मिरर के पीछे जब एक्सटेंड करोगे तो मिलेगी, बस हो गया जो। सॉरी ये तो ये है, ऐसे देखो ये होगी, क्यों, ये ए है ये बी है तो ये ए डैश है ये बी डैश है, क्यों, और ये पी है। और जरा देखना इमेज कैसी बन रही है, जरा देखो, इरेक्ट है, वर्चुअल है, डिमिनिस्ड है, क्यों, हाँ इरेक्ट है, वर्चुअल है, डिमिनिस्ड है, और किस किस के बीच में है देखो, बिटवीन पी एंड एफ, क्यों, ये हो गया, समझ में आ गया। तो कन्वेक्स मिरर का ये हो गया। एक केस कनकेव मिरर का देख लेते हैं। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक काम करता हूँ एफ और सी के बीच में रख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। एक रेस सीधे गई, फोकस से निकल गई, एक रे जो पोल पे गिरी वो उतने ही एंगल पे इधर को आ गई, क्यों, तो यहां कहीं मिल गई, क्यों, ये मिल गई, इसका मतलब ये इमेज हो गई, क्यों, अगर ये ए और बी है तो फिर ये ए डैश और बी डैश होगी। और जरा देखना कैसी है, बताओ इमेज कैसी लग रही है तुम्हें, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, क्यों, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। और जरा देखना किस किस के बीच में ये माइनस इन्फिनिटी लेता था मैं, क्यों, याद है माइनस इन्फिनिटी। तो जरा देखना ये बिटवीन सी एंड माइनस इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा बताओ, ये होगा, समझ में आ गया। एक काम करते हैं, एक इसमें ना पोल और फोकस वाला केस भी ले लेते हैं, पोल और फोकस के बीच में अगर हो तो वो केस और ले लेते हैं।
ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखो एक रे ये हुई, ये तो ऐसे निकल जाएगी, एक रे इधर गिरी, ये ऐसे आ जाएगी। अब ये दोनों तुम्हें लग रहा होगा इधर तो मिलने से रही, क्यों इधर तो मिलने से रही, तो जब तुम इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, समझ में आ रहा है बताओ, जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं मिलेगी उसको, ये हो गया, ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, और जरा देखना ये कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, क्यों वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, और किस किस के बीच में देखो, ये पी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, पी एंड प्लस इन्फिनिटी। टन में समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। तो ये हमारा कुछ रे डायग्राम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। मिरर के केस में हम लोग कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहली बात, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, एक तो ये होगा, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ते जाएंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा मेरे ख्याल से ये जानते होगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू अगर मैं r/2 रख दूं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2/r, क्यों। दूसरा ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा एक वर्ड आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जिसको हम m से दिखाते हैं। और ये क्या होता है जरा बताओ, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। और ये -v/u के इक्वल भी आता है, ध्यान रखना। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। चौथी बात, एक आता है पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, और इसकी जो यूनिट होती है ना, ये डायोप्टर होती है। तो जो पावर ऑफ मिरर होती है डायोप्टर में, ये -1/f मीटर में होती है। पहले मैं फॉर्मूले की लिस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। पांचवा, अब जरा वेलोसिटी की बात कर लें। सबसे पहली बात, अगर अलोंग द एक्सिस बात करूं मैं, अलोंग द एक्सिस, तो फिर जो इमेज वेलोसिटी होती है वो -m² इंटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होती है। अब सुनो, यहाँ पे जो m² होगा
ये तो हमेशा प्लस होगा ना, और जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आई वेक्टर और वी ओ वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? जो नेगेटिव साइन है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर एंटी पैरेलल है टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर। उज्जवल समझ में आई बेटा बात? बता जो है। और तेरे को याद भी होगा हमने किया भी था ना वहां पे कि दोनों के दोनों उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। क्यों दोनों उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं? तो ये आ गया। अब चलते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस। परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है वो m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। अब इसमें भी क्या है देखो, अगर इमेज इरेक्ट है तो m प्लस में आएगा ना। बताओ अगर इमेज इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा कि नहीं आएगा बेटा? बताओ जो है प्लस में आएगा। तो उस केस में इमेज वेलोसिटी पैरेलल टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगा। और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो फिर m माइनस में आएगा। और उस केस में जो इमेज वेलोसिटी होगी वो एंटी पैरेलल टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगी। बस केवल इतने फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। एक बार दोबारा देख लो सारे फॉर्मूले। f इक्वल टू आर बाई टू, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन बाई एफ या टू बाई आर, लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस पी बाई यू, पावर डायोप्टर में माइनस वन बाई एफ, और वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस। बताओ फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है? फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लो अच्छी तरीके से। ये हो गया। अब चलते हैं जरा हर फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? उसमें पोस्टमार्टम कर लेते हैं। हर फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पोस्टमार्टम किसका कर रहे हैं? फॉर्मूले का। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने लिखा f इक्वल टू आर बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ ना, देखो कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये केवल r का फंक्शन है। क्यों? फंक्शन ऑफ ओनली r। बताओ क्लियर है कि नहीं है? मिरर की जो फोकल लेंथ है वो केवल किसका फंक्शन है? r का फंक्शन है। अब अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस में क्या है ना, देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ1 है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ2 है। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है इट इज फंक्शन ऑफ r1, r2, μ1 एंड μ2। बताओ कुछ लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ बेटा जो है कि मिरर की फोकल लेंथ सिर्फ और सिर्फ r डिपेंडेंट है।
जबकि लेंस की फोकल लेंथ देखोगे तो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्यों? R1, R2, μ1 और μ2। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा कि अगर एक मिरर को और एक लेंस को लिक्विड में इमर्स कर देते हो, इमर्स इन लिक्विड, तो बताओ मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो तो अनचेंज रहेगी। क्यों? ये बताओ मिरर की जो फोकल लेंथ है वो क्या रहेगी? अनचेंज। जबकि लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बताओ? जो है लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी ना, बिकॉज ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये चेंज हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं है? ये बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? जो है तो जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर होगी ये तो अनचेंज रहेगी, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ लेंस ये चेंज हो जाएगी बिकॉज μ1 has been changed। जोशी, समझ में आई बात तेरे? ये बता जो है समझ में आया कि नहीं आया? अब तू एक बात बता, तू चश्मा पहनता है या मिरर पहनता है? बता जो है तूने जो पहना हुआ है वो चश्मे में लेंस पहना हुआ है या मिरर पहना हुआ है? बता। लेंस पहना हुआ है ना, जो मिरर कौन पहनता है बेटा जो है? तो बाय द वे आगे से तेरे को एक और रूल बता रहा हूँ। हाँ, आगे से एक और रूल बता रहा हूँ कि अगर तेरी फोकल लेंथ चेंज हो गई हो ना, कई बार नहीं होता कि पावर चेंज हो गई कहते हैं बेटा जो है वो लोग, तो अब तेरे को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गया? अब मैं नया फॉर्मूला दे रहा हूँ, तू पानी में डूब जाना जो है, तू पानी में चश्मा पहन के पानी में चले जाना, तो वहां पे तेरी फोकल लेंथ क्या होगी? लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी बता जो है? अपने आप चेंज हो जाएगी। तो बाय द वे अगर तेरे को स्ट्रेन पड़े पढ़ने में और तेरे को लगा कि तेरी लेंस की फोकल लेंथ या पावर चेंज हो गई है, इसको चेंज करना है, तो तू किताब विताब लेके पानी के अंदर चले जाना बेटा जो है, और वहां अपना पढ़ना आराम से, तो तेरा चश्मा ठीक हो जाएगा। कोई पैसे भी, हाँ, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये तो था पहला फॉर्मूला। अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या 2/r। अब ये बताओ कि जो प्लेन मिरर होगा उसकी रेडियस इनफाइनाइट होगी ना? बताओ। प्लेन मिरर की रेडियस इनफाइनाइट होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब एक तरीके से फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, तो पावर जीरो हो जाएगी। क्यों? अब जरा बताना, यहाँ पे जरा देखो, एफ और आर को इनफाइनाइट रख के देखना, बी इक्वल टू माइनस यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुट एफ और आर इक्वल टू इनफाइनाइट, तो जरा देखना v इक्वल टू माइनस यू आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? बताओ, पुट करके देखो जरा, ये आ गया। और तुम्हें याद है प्लेन मिरर में मैंने यही फॉर्मूला दिया था? याद करो, प्लेन मिरर में यही फॉर्मूला दिया था कि नहीं दिया था? बताओ जो है, प्लेन मिरर में यही तो दिया था फॉर्मूला। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरी बात। एम का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू कहा था मैंने। अब एम से क्या होता है ना, एम की वैल्यू से
आप बहुत चीजें पता कर सकते हो, इमेज का नेचर, मिरर का टाइम, मिरर का टाइप, गुड इवनिंग सो, मिरर का टाइप और ऑब्जेक्ट की लोकेशन, इतना पता कर सकते हो जो है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एम, सुन लो, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एम वी कैन फाइंड, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं बता रहा हूं। हाँ, एक तो इमेज का नेचर, इमेज नेचर, एक मिरर टाइप और एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट कह लो या इमेज कह लो, कुछ भी कह लो, पोजीशन। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग में एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी ज्यादातर केसेस में हम क्या मान के चल सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट से। तो ये हो गया। अब दूसरी बात लिख भी दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज केवल कनकेव मिरर बनाता है, ध्यान रखना बेटा। रियल एंड इन्वर्टेड, केवल कनकेव बनाता है, ओनली कनकेव। लेकिन जो इरेक्ट और वर्चुअल हैं, वो तीनों टाइप के मिरर बनाते हैं, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ऑल थ्री मिरर्स। बस साइजेज अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग साइज होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे ये बताओ कि अगर सेम साइज हो तो कौन सा मिरर होगा, प्लेन नहीं है। अगर स्मॉल साइज है तो होगा कन्वेक्स, और अगर बड़ा साइज है तो होगा कनकेव। पीयूष, बात समझ में आई बेटा? ये बता जो है कि m की वैल्यू से हम लोग काफी कुछ पता कर सकते हैं, इमेज का नेचर, मिरर का टाइप और ऑब्जेक्ट या इमेज की पोजीशन। और रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है वो केवल कनकेव बनाता है, लेकिन इरेक्ट और वर्चुअल इमेज वो तीनों टाइप के मिरर बनाते हैं। बस उनके साइज अलग अलग होंगे। सेम साइज का मतलब प्लेन मिरर, स्मॉल साइज मीन्स कन्वेक्स मिरर और लार्ज साइज मीन्स कनकेव मिरर। अब मैं कुछ यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे m की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज नेचर लिखूंगा, यहाँ पे मिरर टाइप लिखूंगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख दूंगा। सुनो, अगर मान लो m की वैल्यू -3 हो, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड। बताओ क्लियर है या नहीं है? अगर मान लो कहीं पे m की वैल्यू -3 आती है
तो इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा है बताओ। माइनस का मतलब हो गया इन्वर्टेड, हाँ ध्यान रखना, इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड। अच्छा रियल कौन बनाता है केवल? कनकेव, क्यों? हाँ। और ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होगा तुम्हें याद है? एफ और सी के बीच में होगा। याद आ रहा है? बताओ ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होता है बेटा, जो है एफ और सी के बीच में होता है। ये हो गया। अगर मान लो एम की वैल्यू -1 हो, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, जो है इन्वर्टेड, रियल, सेम साइज। अगेन रियल कौन बनाएगा? कनकेव। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? सी पे होता है। याद आ गया होगा। अब मान लो m की वैल्यू -1/2 हो, तो क्या होगा? इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिस्ड, नहीं है इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिस्ड। फिर से वही आ गया, रियल किसने बनाई? कनकेव ने। लेकिन तुम्हें याद है ये ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होता है बेटा? -∞ एंड सी के बीच में। बताओ ये माइनस वाले सारे केस समझ में आए कि नहीं आए? m की माइनस वैल्यू के सारे केस समझ में आ गए कि नहीं आ गए? तो जो है अब जरा m की प्लस वैल्यू पे चलते हैं। मान लो m की वैल्यू +2 आती है कहीं पे, तो इसका मतलब हो गया इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड। क्यों? नहीं बताओ, इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। और जरा बताओ वर्चुअल और मैग्नीफाइड कौन बनाता है? वर्चुअल भी हो मैग्नीफाइड भी हो, कौन बनाता है? कनकेव ही बनाता है। क्यों? कनकेव ही बनाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होता है बताओ? P एंड F के बीच में। अब मान लो +1 वाला केस ले लेता हूं मैं, सपोज करो। तो इसका मतलब हो गया इरेक्ट, वर्चुअल, सेम साइज। अब ये प्लेन मिरर हो गया। क्यों? और ये सारी पोजीशंस के लिए हो गया, ऑल पोजीशंस। क्यों? ये हो गया। और लास्ट में मान लो कहीं पे +1/4 वैल्यू आती है, तो ये होगा इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिस्ड। और ये कन्वेक्स मिरर होगा, ये भी ऑल पोजीशंस पे ही होगा। क्यों? और यहाँ पे वैसे बाय द वे ऑल पोजीशंस का मतलब हो गया बिटवीन -∞ एंड p। बताओ इस टेबल में कोई प्रॉब्लम है? टीएम बता बेटा, इस प्रॉब्लम में, इस उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस टेबल में बता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? हाँ। तो मैग्निफिकेशन को भी हम जितना निचोड़ सकते थे निचोड़ लिया बेटा हमने, इससे ज्यादा क्या निचोड़े इसको। अब चलते हैं पावर में। सबसे पहली बात, एक्चुअल में क्या है ना, पावर वैसे एक बहुत जनरल टर्म है, तुमने देखा होगा ना, वर्क, एनर्जी, पावर में भी पावर आती है, अल्टरनेटिंग करंट में भी पावर आती है। एम की वैल्यू लिखने ही होगी क्या सर? लिखने मतलब क्या हुआ? नहीं वो तो किसी प्रॉब्लम में एम की वैल्यू आएगी ना, अगर किसी प्रॉब्लम में अगर एम की वैल्यू आएगी तो उससे बता रहा हूँ मैं, तो जो है ये कह रहा हूँ। तो सुनो, मैं वैसे क्वेश्चन ही समझ नहीं पाया वैसे, मैंने जो भी मेरे को आता था वो मैंने बोल दिया है ना। तेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाया, तो जो मुझे आता था वो बोल दिया मैंने, जो है। तो मैं क्या कह रहा हूँ देखो, कि पावर एक बहुत ही जनरल टर्म है, ठीक है ना। पावर एक बहुत ही जनरल टर्म है जो वर्क एनर्जी पावर में भी आता है, अल्टरनेटिंग करंट में भी आता है, और मसल पावर होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, कई टाइप की पावर होती है ना, तुमने देखा होगा बेटा, जो है मनी पावर होती है, जो है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल पावर का मतलब होता है,
ऑप्टिकल पावर, उसका मतलब होता है पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ये कह लो। अभी बता रहा हूं, सुन। ऑप्टिकल पावर में समझ गया, मैं समझ गया। पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, यूज एक्चुअल में क्या है ना, देख, ये -3 में सब कवर हो गया, फिर -3 हो जाए, -4 हो जाए, -5 हो जाए, -6 हो जाए, एंड सोन। पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? -3 तो जस्ट मैंने एक सिंबॉलिक लिखा बेटा, जो है ये हो गया। उसी टाइप से मान ले -12 है, तो -12 में भी सब कवर हो गया। क्या क्या देख, जैसे मान ले -12 हो जाए, -1/3 हो जाए, -1/4 हो जाए, -1/5 आ जाए। अब समझ में आ गई बात, नहीं आई बेटा ये बता जो है। अब उनमें से तो मुझे किसी एक को चूज करना था ना, क्यों? किसी एक को चूज करना था कि नहीं करना था, बता जो है। तो ये हो गया, बस हो गया जो है मेरे ख्याल से। हाँ, अब समझ में आ गया होगा ना तेरे, क्या है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया, बता तू, बता दे अगर तेरे समझ में नहीं आया। तो अब चलते हैं ऑप्टिकल पावर का मतलब, मैंने तुमसे कहा कि पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है, सुनो। जब जस्ट एक ट्रेडिशन है कि जो कन्वर्जिंग नेचर होगा, कन्वर्जिंग नेचर, इसको ना हम पॉजिटिव पावर ले लेते हैं। और मान लो अगर कोई रेज को डाइवर्ज करेगा, ये गया देखो, माँ बाप का प्यारा है लेकिन लाडला नहीं है जो है, तो जो डाइवर्जिंग नेचर होगा वो बेटा निगेटिव पावर होती है। हाँ। उज्जवल है कि नहीं होता, जो कोई अगर 100 की स्पीड में बाइक वाइक चलाता है, तो तेरे को नहीं लगता बता, माँ बाप का प्यारा तो है लेकिन लाडला नहीं है माँ बाप को जो है। तो कन्वर्जिंग नेचर तो हो गया बेटा पॉजिटिव पावर, और डाइवर्जिंग नेचर क्या हो गया, नेगेटिव पावर हो गया। अब तीसरी बात सुनो। पावर ऑफ लेंस, ये ना एक्चुअल में +1/f होता है, ये ध्यान रखना। और पावर ऑफ मिरर जो आता है, ये -1/f आता है। अब मैं 4 एग्जाम्पल देख ले रहा हूँ, देखते रहना। एग्जाम्पल 1, ये बताओ कि कन्वेक्स लेंस उसकी तुम जानते हो फोकल लेंथ प्लस में आती है, क्यों? कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है, और लेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मतलब पावर प्लस में आ गई। इसका मतलब कन्वर्जिंग नेचर हो गया, क्यों? और अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा। लाइट अगर इधर गई, तो जरा देखना ये कन्वर्ज होती है कि नहीं होती है, बताओ बताओ। अगर लाइट इधर गई तो तुम्हें कन्वर्ज होती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही, बताओ जो है। ये हो गया, बस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो। अगर मैं कनकेव लेंस कहूं,
तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, लेकिन लेंस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मतलब पावर भी निगेटिव होगी, इसका मतलब डाइवर्जिंग नेचर होगा। क्यों डाइवर्जिंग नेचर? और जरा इसका डायग्राम देखना क्या हुआ। अगर लाइट ऐसे गिरती है इसमें, तो बताओ ऐसे हो जाती है नहीं हो जाती है? तो जरा देखना डाइवर्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ जो है। डाइवर्जिंग नेचर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ जो है। ये हो गया। अच्छा, एक चीज का, बेसिक चीज का ध्यान रखना बेटा जो है, जैसे अल्टीमेटली ये लेंस है, तो अगर लाइट यहां से गिर रही है तो फिर वापस नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये चली जाएगी दूसरी तरफ। वापस केवल तभी आती है जब क्या मिलती है बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलती है, वापस नहीं आएगी, ध्यान रखना बेटा जो है। ये हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखो। अगर मान लो मैं कन्वेक्स मिरर लूं, उसकी फोकल लेंथ प्लस में आती है, लेकिन अब मिरर का जो पावर का फॉर्मूला होता है वो -1/f होता है, ध्यान रखना, -1/f होता है। तो इसका मतलब पावर हो जाएगी निगेटिव, इसका मतलब डाइवर्जिंग नेचर होगा। क्यों? और जरा चेक करना, अगर ये मिरर ऐसे है, तो जरा देखना ये ऐसे नहीं हो जाती बेटा, ये बताओ डाइवर्जिंग लग रही है कि नहीं लग रही है, बताओ जो है। बताओ, ये रेस तुम्हें डाइवर्जिंग लग रही है कि नहीं लग रही है, बताओ जो है। ये हो गया। और एक लास्ट में चलते हैं, एग्जाम्पल 4। अगर मान लो कनकेव मिरर हो, तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका मतलब पावर पॉजिटिव, इसका मतलब डाइवर्जिंग। और अगर तुम कनकेव मिरर की फोकल लेंथ देखोगे, मतलब डायग्राम देखोगे, तो लाइट अगर ऐसे आई तो वो ऐसे आ जाती है। अब जरा देखना ये कन्वर्ज हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बताओ। बताओ ये कन्वर्ज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जो है। ये हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसमें भी मैंने, हाँ, इसमें भी मैंने बेसिक चीज नहीं भूली है जो है। और यहाँ पे बेसिक क्या है बताओ जो है। बेसिक चीज ये है कि अगर लाइट ऐसे गिर रही है तो फिर ये वापस हो जा रही है बेटा, ये ध्यान रखना जो है। समझ गए ना, जैसे इस टाइप से अगर लाइट गिरी तो फिर लाइट क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है। तो वो चीज का ध्यान रखना कि वापस तभी होती है जब कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आती है। ये खेलो। अच्छा, एक चीज और देखो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और देखो, कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ पावर कहूं, अब वो चाहे लेंस हो या मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/f होगा ना? नहीं हो तो पावर की जो मैग्नीट्यूड होगा, वो चाहे लेंस हो या मिरर हो, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/f होगा। इसका मतलब फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा बेंड करेगा। क्यों ज्यादा बेंड करेगा? तो फिगर में देखो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ कम है, इसने यहाँ पे कर दिया, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो ये ऐसे ले गया। अब जरा देखो, ये 1 है, ये 2 है बेटा।
तो तुम्हें लग रहा होगा कि फोकल लेंथ ऑफ 1 लेस देन फोकल लेंथ ऑफ 2 है, इसका मतलब पावर ऑफ 1 ग्रेटर देन पावर 2 हो। तो जरा देखना 1 के केस में ज्यादा बेंडिंग है कि नहीं है। ये होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, पावर के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा कि पावर क्या चीज होती है। अब चलते हैं वेलोसिटी वाली बात। सबसे पहले चलते हैं अलोंग द एक्सिस। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है और वो इधर को जा रहा है, और सपोज करो इसकी इमेज यहां बन रही है, तो वो उल्टा जाती है। तुम्हें याद होगा ना, मैंने तुमसे कहा था उल्टा जाती है हमेशा। क्यों? ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा क्या चलते हैं? उल्टा चलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम u कहते हैं, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम v कहते हैं। ठीक। अब मुझे ये बताओ कि इसमें u और v तुम्हें वेरिएबल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? बताओ बताओ। दोनों मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब u और v क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। क्यों? ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये मूव कर रहे हैं, देयरफॉर u एंड v वो हो गए वेरिएबल्स। लेकिन फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होगी ना। क्यों? फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होगी बेटा, वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है ना। r/2 के इक्वल होती है, तो फोकल लेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब मैं तुम्हें एक जनरल रूल दे रहा हूं, क्या है सुनो। अगर तुम्हें कभी भी इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, तो u और v का जो भी फॉर्मूला हो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, बस हो गया, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। दोबारा सुन लो। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन v o and vi, डिफरेंशिएट ऑब्वियस सी बात है विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। क्यों? फॉर्मूला बिटवीन v एंड u। समझ में आ गया या नहीं आया बेटा, ये बताओ। सो हम पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब उससे v और u क्या होंगे? चेंज करेंगे, लेकिन फोकल लेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने तुमसे कहा कि जनरल एक मेथड है कि अगर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, तो v और u का जो भी फॉर्मूला होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। अब यहाँ पे क्या था फॉर्मूला? सुनो हियर, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये कह लो। या थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के एंगल से और बेटर लिख लेता हूँ, v की पावर -1
प्लस यू की पावर -1 इक्वल टू एफ की पावर -1, ये हो गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। तो देखो -1 v की पावर -2 dv अपॉन dt प्लस -1 u की पावर -2 du बाई dt इक्वल टू 0। बताओ समझ में आया कि नहीं? आगे समझ में? अब सुनो, तो यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो मैग्नीट्यूड वाइज तुम्हें देखो जरा ऐसे दिख रहा होगा बेटा, dv अपॉन dt इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू du बाई dt, ये दिख रहा होगा। देखो जरा चेक कर लो आराम से, देखो देखो जरा मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो dv बाई dt का जो मैग्नीट्यूड होगा वो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du बाई dt का मैग्नीट्यूड होगा। बताओ इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है? अबे उल्लू, तू मेरा जो है लुटिया डुबाएगा। वो -2 पावर है, जरा देख सही ढंग से देख, v की पावर -2। हाँ, तू लुटिया डुबाएगा बेटा जो है। ये हो गया। अब सुन, ये बताओ dv बाई dt का मतलब ये है कि जिस रेट से इमेज डिस्टेंस चेंज हो रही है, बताओ ये बताओ dv बाई dt का मतलब जिस रेट से इमेज डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसको मैं इमेज स्पीड कह दूं, ये बताओ। ये बताओ इसको मैं इमेज स्पीड बोल दूं? पीयूष बता बेटा, जो है dB बाई dt का मतलब जिस रेट से इमेज डिस्टेंस चेंज हो रही है, जिस रेट से इमेज डिस्टेंस चेंज हो रही है तो उसको इमेज स्पीड बोल दूं? ये हो गया। और जरा बताना वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये तो एम स्क्वायर बन गया, और डी यू बाई डी टी, ये जिस रेट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट स्पीड हो गई। तो एक फॉर्मूला तो सीधे सीधे निकल गया ना। इसका मतलब जो इमेज स्पीड होगी, इमेज स्पीड वो क्या हो गई बताओ? एम स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट स्पीड होगी। कोई डाउट है? बताओ। लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। क्यों नहीं है? ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि बोथ ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस, ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में कहूं तो फिर ये फॉर्मूला बन गया ना, v इमेज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर टू v ऑब्जेक्ट। बताओ अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये बताओ, अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? बताओ जो है ये हो गया। तो ये तो हो गया जब अलोंग द एक्सिस चल रहे थे आप। अब चलते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस।
ये क्या है सुनो, मान लो ये कनकेव मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, और इधर कहीं मान लो इमेज है। इसका मतलब ये तो रहा होगा u, ये रहा होगा v। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, तो तुम्हें लग ही रहा होगा इमेज कुछ इधर को आएगी। अब मुझे ये बताओ कि अब तुम्हें लग रहा है कि v और u आपके फिक्स हैं, बताओ। v और u आपके फिक्स हैं, कांस्टेंट है, बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ, v और u की वैल्यू अब थोड़ी चेंज हो रही है बेटा जो है, ठीक है। सो दिस टाइम v एंड u ये फिक्स हैं। इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो माइनस वी बाई यू होता है ये भी फिक्स है, क्यों? बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ जो है। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा जो है, ठीक। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, मान लो किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये लेंथ मान लो x है और ये लेंथ मान लो y है, तो जो m की वैल्यू होगी वो इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ होती। इसका मतलब y अपॉन x होती। बता टीएम, सही बात है या गलत है बेटा, बता। किसी इंस्टेंट पे जो m की वैल्यू होती वो क्या होती, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ, इसका मतलब y अपॉन x होती, राइट। इसका मतलब y कितना होता, mx होता। लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू mx का उससे कोई मतलब नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन से कोई मतलब नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये मैं ऑलरेडी तुमसे कह चुका हूं कि जो m है वो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब जरा बताओ, इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो डी वाई अपॉन डी टी किसके इक्वल आया, जरा बताओ। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल आ गया बेटा जो है, वो m टाइम्स डी एक्स बाई डी टी हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? डी वाई बाई डी टी क्या हो गया, m टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। अब जो डी वाई बाई डी टी बनेगा यही तो इमेज स्पीड बनेगी या नहीं बनेगी, बताओ। ये बनी इमेज स्पीड, और जो डी एक्स बाई डी टी बना ये बना ऑब्जेक्ट स्पीड। तो उज्जवल, तूने बेटा बताया नहीं कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए, बता जो है, हैं? तो कुछ मेरे को तू भी सजेस्ट करना, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए मेरे को जो है, तू भी सजेस्ट कर। तो इसका मतलब इमेज स्पीड क्या होगी बता जो है बाइक वाला, ठीक है तो इमेज स्पीड क्या होगी बता जो है, m टाइम्स क्या होगी, ऑब्जेक्ट स्पीड होगी, बस हो गया जो है, m टाइम्स ऑब्जेक्ट स्पीड, ये कह लेते। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी वाइज कहूँ, पूरा वेक्टर फॉर्म में अगर कहूँ,
तो वेक्टर फॉर्म में फिर पूरा मैं इसको ना ऐसे लिख दे रहा हूं, वी आई इक्वल टू एम टाइम्स वी ओ। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों लिख दिया आपने? नहीं है, अब तुम्हारा पूरा राइट है ये पूछने का। हाँ, तुम्हारा पूरा राइट है कि ये पूछने का कि ऐसा क्यों लिख दिया आपने। तो सुन, अगर इन्वर्टेड इमेज हो, अगर इन्वर्टेड इमेज हो तो फिर m नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब इमेज वेलोसिटी एंटी पैरेलल होगी। क्यों? एंटी पैरेलल टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। और जरा ये फिगर देखो जो मैंने फिगर बनाई थी, इसमें एंटी पैरेलल नहीं है बेटा? ये बता, जब ये ऊपर को जा रहा है, ये बता, जब ये ऊपर को जा रहा है तो ये नीचे को जा रहा है। बता अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता, इस फिगर में ही तू देख ले। इस फिगर में अगर देखेगा तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों? m की वैल्यू नेगेटिव आएगी और जो इमेज होगी वो एंटी पैरेलल टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगी। टीएम समझ में आया बेटा तेरे? ये बता, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? हाँ, अब चलते हैं, ये तो हो गई हमारी थ्योरी कंप्लीट। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में। टाइप्स में अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जितनी टाइप हम मिरर में पढ़ेंगे मोर और लेस उतनी ही टाइप लेंस में भी आ जाएंगी, काफी हद तक सिमिलर टाइप की होंगी। तो जब हम लेंस की टाइप पढ़ रहे होंगे तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के आना बेटा जो है। लेंस में थोड़ी सी ज्यादा टाइप हो जाती है लेकिन काफी हद तक सेम चीज रिपीट होगी। अब चलते हैं टाइप 1। ये सिंपलेस्ट है। इसमें तुम्हें ना इमेज डिस्टेंस और इमेज नेचर वगैरह वो सब निकालना होगा। मतलब ऑब्जेक्ट दिया होगा और मिरर दिया होगा। तुम्हें इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, क्या होगा? तो कुछ नहीं, तुम यू और एफ को विद साइन रख देना, वी अपने आप आ लेने दो, बस हो गया। ये समझ लो, मतलब यू और एफ को विद साइन रख देना। वी अपने आप आ जाएगा, अपने आप। समझ में आया कि u और f को तुम साइन के साथ रखोगे और v अपने आप आ जाएगा। अच्छा, अब तुम कहोगे साइन विद साइन कैसे रखोगे? सुनो, u ये तो नेगेटिव ही आना है, कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था 99% केसेस में, 99% केसेस में ऑब्जेक्ट्स रियल होंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? रियल होंगे। और रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए यू क्या होगा बताओ जो है? नेगेटिव होगा। अब समझ याद आ गया कि नहीं आ गया बताओ जो है? यू तो ये हो गया। और
एफ में अगर मैं आऊंगा तो एफ में ऑब्वियस सी बात है, अगर कन्वेक्स मिरर है तो फिर प्लस ले लेना, और अगर वो कनकेव मिरर है तो फिर माइनस ले लेना। समझ में आ गया? U और F को विथ साइन रखोगे, V अपने आप आएगा, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। U नेगेटिव ही आना बिकॉज रियल ऑब्जेक्ट है, और F क्या होना है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कनकेव के लिए क्या होना है, नेगेटिव होना है। ये कहोगे, लेकिन वो बेसिक चीज याद रखना बेटा, जो है मिरर के सामने जो कुछ भी है रियल है, डार्क लाइंस है, डार्क लाइंस है और नेगेटिव है। डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। मिरर के पीछे जो कुछ भी है वर्चुअल है, डॉटेड लाइंस है और पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव है, वो चीज का ध्यान रखना। अब एग्जांपल करवाता हूँ, तब समझ में आएगा तुम्हें। कनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो इसका तुम्हें पोस्टमार्टम करना है। तो सुनो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। क्यों? ये फॉर्मूला होता है ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से जो u होगा ये तो रखोगे -30 और f को रखोगे -20। बताओ क्लियर है या नहीं है? बताओ तन्मय, बता बेटा। जो है u हो गया -30 और b हो गया, f हो गया -20। तो इसको सॉल्व करके देखना, v की वैल्यू -60 आ रही होगी। ये हो गया। अब m भी निकाल लेते ना। m का फॉर्मूला यहाँ पे -v/u होता था। क्यों? m का फॉर्मूला होता था -v/u। तो ये हो गया -60। u का मतलब -30, तो -2 आ गया। क्यों? ये हो गया। क्लियर हो गया? ठीक। और ये बताओ m की वैल्यू -2 आ रही है, तो उससे क्या पता चल रहा जरा बताओ तुम्हें? m की वैल्यू -2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इन्वर्टेड रियल, हाँ, और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। क्यों? 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, ये हो गया। जोची बेटा, समझ में आया कि नहीं आया ये बता। समझ में आया? और मेरी घर तक छोड़ने की आदत है, तेरे को याद होगा, घर तक छोड़ने की आदत है, तो जरा घर तक छोड़ के आता हूँ। हाँ, चाय पानी भी मिल जाता है ना घर छोड़ने में। फायदा सबसे बड़ा तो ये है। कोई कई बार होता है ना, जैसे किसी को ड्रॉप करना हो, हाँ, कई बार किसी को ड्रॉप करना हो ना, तो उसका घर मान लो गली के अंदर हो, और मेरे साथ कार में जा रहा है ना, वो कहता है अरे अरे अंदर कहाँ ले जाएंगे, जो है यही छोड़ दीजिए, बाहर ही छोड़ दीजिए। नहीं कहते? कई बार तुमने देखा होगा, जो है तन्मय, तूने देखा है कि नहीं देखा बेटा? कई बार किसी को ड्रॉप करने जा रहा है, उसका गली में घर है बेटा, जो है तो वो कह देते हैं ना, बाहर ही कहते हैं अरे 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 कहाँ कष्ट करेंगे आप, ये करेंगे। तो नहीं, मैं घर तक छोड़ के आता हूँ, जो है समझ गए ना, उसमें भी मैं घर तक छोड़ के आता हूँ पूरा। हाँ, तो अब देख, ध्यान से देख, जो है इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर में। इसका मतलब यहाँ पे कहीं फोकस रहा होगा और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। तो फोकस तो रहा होगा 20 में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा
40 में, और इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये 30 है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो -60 पे बन रही है। तो जरा बताओ ये ऐसे बन रही है, बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये फिगर है बेटा, जो है ये 60 है, और अगर ये h है तो ये 2h है, ये कह लो। जो अब बताओ ये समझ में आ गया? सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, समझ में आ गया ना? ठीक। लेकिन अभी रे डायग्राम भी करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे चलेगा काम नहीं। जो रे सीधे जाती, हाँ, तो वो फोकस से आती, तो मैं कभी बाहर नहीं छोड़ता बेटा, ये समझ लेना जो सी तेरे। ये ऐसे होती देख, अब कई बार क्या होता है ना, लोग बाग सोचते हैं चलो घर तक छोड़ भी दिया जो है ना, फिर सोचते हैं चलो ये दरवाजे से ही चला जाए। कभी कभी ऐसे भी होता है ना, ठीक है, नहीं कहते अच्छा बहुत रात हो रही है जो है ना, बहुत रात हो रही है, अब आप निकलिए, आपका बहुत टाइम ले लिया, ऐसे भी कहते हैं ना लोग बाग, कई बार कहते हैं जो है कि दरवाजे तक मैंने छोड़ भी दिया है ना, फिर कहते हैं कि बहुत रात हो रही है, आपका बहुत टाइम लिया जो है, तो भी मैं नहीं छोड़ता वहां पे भी, उनको पता है वहां पे तब भी नहीं छोड़ता बेटा जो है। मैं कहता अरे नहीं नहीं, हमें तो लेट तक सोने की आदत है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, चलिए जो है ठीक है, चाय वाय पी के चलेंगे जो है। चाय तब भी लगा ही लेता हूँ मैं जो है, अगर 11 बजे रात भी घर में किसी के पहुंचूंगा तो चाय पी के ही आता हूँ, कम से कम चाय तो पी के ही आता हूँ बेटा जो है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हुआ सुनो, दूसरा अगर यहाँ पे गिरती मान लो अबे तू उल्लू गधा जो है, तू ये नहीं समझता कि जब मैं उसको 11 बजे छोड़ के आ रहा हूँ, घर में छोड़ के आ रहा हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक तो पिला के ही लाया हूँ, कोल्ड ड्रिंक तो पी के ही आऊंगा, तभी तो 11 बजे घर छोड़ रहा हूँ। तेरे को इतना दिमाग नहीं है जो है? कोल्ड ड्रिंक तो खुद लगा तू दिमाग। तो ये जो है, ये ऐसे हो जाएगा बस। हाँ, अबे उस समय तक कोल्ड ड्रिंक का असर 11 बजे तक कम हो जाता है, तू समझा कर बात को। हाँ, तो हम 6 बजे से हम लोगों ने गंदी वाली कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू कर दी जो है ना, 6 बजे, फिर 9 10 11 बजे फिर घर छोड़ के आए। अब पूरी चेन समझ में आ गई तेरे को? नहीं समझ में आई बता जो है, पूरी चेन समझ में आ गई ना तेरे जो है? तो ये, अब सुनो, अब यहाँ पे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा और बताना, हाँ। ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है, क्यों? ये तो सही है। और ज्यादा स्पेसिफिक अगर कहोगे तो तुम्हें याद है मैंने कहा था प्लस माइनस इन्फिनिटी कह दो, क्योंकि इन्फिनिटी में तो कुछ होता ही नहीं है। और ज्यादा अगर स्पेसिफिक होगा तो प्लस माइनस इन्फिनिटी कह दो। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरा। कन्वेक्स मिरर है और इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है ये भी 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो बताओ इमेज कहां बननी चाहिए? बताओ। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो बताओ इमेज कहाँ पे नीचे? इन्फिनिटी पे। हाँ बेटा, यही तो फंसाता हूँ मैं, नॉट एट इन्फिनिटी। अभी हाँ तो सही है, अभी जो है तू अभी देख, इक्वेशन देख तब समझ में आएगा तेरे, अभी समझ में आएगा बेटा जो है। देख कैसे, 1/v
प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है। अब u तो रखोगे -20, f को रखोगे +20। तो देखो v की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ रही होगी, बल्कि वो +10 आ रही होगी। समझ गए ना, v की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ रही होगी, बल्कि क्या आ रही है बता, +10 आ रही है। पहले m भी निकाल लेते हैं इसका। m इक्वल टू क्या हुआ देखो, -v/u फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब -+10 अपॉन -20, तो +12। और ये बताओ कि अगर m की वैल्यू कहीं पे +12 आ रही है, तो किस टाइप की इमेज है बताओ। अगर मान लो m की वैल्यू +12 आ रही है तो कैसी है बताओ, इरेक्ट है, वर्चुअल है, और हाफ इन साइज है। क्यों? तो जोशी, आगे से अगर मैं तेरे को छोड़ने के लिए कहूँ कि छोड़ आता हूँ, तो तू घर से ही मेरे को लेके मत आना, समझ गया ना। उसका उपाय फिर यही है जो है। हाँ, तो कहना नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, मैंने ओला मंगवा रखी है जो है, समझ गए। हाँ, तो घर से ही मेरे को लेके मत आना। अगर घर से लेके आया तो समझ ले तेरे को बेटा जो है, तेरे चिपक जाऊंगा मैं जो है, बिल्कुल जॉक की तरह जो है। तो ये क्या होगा, हाफ इन साइज होगा बेटा जो है। अब देखो फिगर कैसे होगी। ये P है, ये F है, ये 20 है, और मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था 20 पे, और इसकी जो वर्चुअल इमेज बनी वो 10 पे बनी। और अगर ये h है तो फिर ये h/2 है। पहले ही बताओ ये क्लियर है फिगर नहीं है बताओ, ये बताओ ये फिगर क्लियर है या नहीं है। अब आप ये बताओ कि क्या मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, नहीं सॉरी फोकस पे रखा है, ये बताओ जो है इस फिगर में क्या ऑब्जेक्ट फोकस पे है, नहीं है ना। वो फोकल लेंथ के इक्वल की डिस्टेंस पे है बेटा जो है, ये ध्यान रखना जो है। तो जो ऑब्जेक्ट है ये नॉट एट फोकस, ये ध्यान रखना, नॉट एट फोकस। इसीलिए जो इमेज है वो इंफिनिटी पे नहीं है। तो ये गलती मत करना, हाँ ध्यान रखना, ये फोकस पे नहीं है, फोकल लेंथ के इक्वल की डिस्टेंस पे है, ये कह सकते हो आप जो है। समझ गए ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस पे नहीं है बल्कि फोकल लेंथ के इक्वल की कहां पर है बेटा जो है, डिस्टेंस पे है जो है। लेकिन अगर ये कनकेव मिरर रहा होता तो फिर इंफिनिटी आ जाता। बताओ क्लियर है कि नहीं है। अगर ये कनकेव मिरर रहा होता, अगर ये कनकेव मिरर रहा होता तो इंफिनिटी आ जाता। क्यों? तो इंफिनिटी आ जाता। और या फिर कन्वेक्स मिरर के केस में 20 सेंटीमीटर पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो भी यही आ जाता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बताओ जो है। कन्वेक्स मिरर के केस में 20 सेंटीमीटर पे अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो फिर इंफिनिटी आता। अगर ये कनकेव मिरर रहा होता तो भी इंफिनिटी आता। टीएम बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि नहीं आया, कि कन्वेक्स मिरर ही होता लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहा होता 20 सेंटीमीटर पे तो फिर इंफिनिटी आंसर आता। और अगर ये कनकेव मिरर रहा होता तो भी आंसर इंफिनिटी आता। ये तो चलो बाकी करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके बाय, थैंक यू एंड
गुड डे।